सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में 2024 में जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होने हैं उनकी दृष्टि से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल मैं आपको 12 से 14 क्वेश्चन पेपर्स कराऊंगा। इनसे आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सटीक 85 प्लस नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप सीखेंगे कि कैसे एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एंड लेटर्स, ग्रामर सेक्शन आपका और सेक्शन डी भी आपको यहाँ से पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। तो साथियों देखते हैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो बोर्ड एग्जाम में इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना होता है। उसके बाद आपको अपना नेम मेंशन करना होगा। यहाँ जो लिखा है आपका 3 से 16 REE, यह आपका पेपर कोड होता है जिसे आपको आंसर शीट पर मेंशन करना होगा। और नीचे आपको समय 3 घंटे 15 मिनट इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए दिए जाएंगे। पूर्णांक यह 100 अंक का होगा। इसमें कुछ आपको नियम दिए गए हैं, जैसे कि शुरुआती 15 मिनट प्रत्येक कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिए गए हैं। और यह जो क्वेश्चन पेपर है यह 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और अगला नियम होगा कि प्रत्येक सेक्शन से क्वेश्चन करना अनिवार्य है। और अंतिम नियम होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन के समक्ष उसके अंक उल्लेखित किए गए हैं, जो मार्क्स हैं वह अंक यानी कि उल्लेखित हैं। तो सेक्शन ए है आपका रीडिंग से, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन पेपर में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आ रहे पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अगर मेरी माने आप लोग तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना होगा, फिर आप अनसीन पैसेज रीड करें, जिससे आप बहुत आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है हाउ इज मैंस लाइफ, हाउ इज मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन से ही आंसर बनाना आना चाहिए। तो हाउ आपका हट जाएगा, सब्जेक्ट के नाम पर बचेगा आपका मैंस लाइफ, तो आप लिखेंगे मैंस लाइफ। और यहाँ आपको वर्ब दी है तो आप लिख देंगे इज। तो मैंस लाइफ इज, मनुष्य का जीवन है। अब ढूंढते हैं क्या है ये। तो आप पहली लाइन में ही देखें तो ये लिखा हुआ है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि जीवन फूलों की सेज नहीं है, वट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, बल्कि कांटों का एक बिस्तर है। इट इज़ फुल ऑफ डेंजरस, यह खतरों से भरा है, एंड डिफ़िकल्टीज, और समस्याओं से या कठिनाइयों से भरा है। तो आपने कहाँ से बनाया, यहाँ से आप लिखेंगे मैन एपेस्ट्रॉफी एस, और यहाँ तो आपको दिया ही है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, आगे आप एंड से जोड़कर लिख देंगे एंड इट इज़ फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज। पहला क्वेश्चन आई होप अच्छे से आप बना सकते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। ये आंसर भी आप साथ ही साथ लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो साथियों आपको ध्यान रखना है व्हाट आपका हट जाएगा, अगर डू मैन वर्ब के रूप में आया है तो इसी की जगह पर आपको आंसर लिखना होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, तो आप क्वेश्चन से ही बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा वी, क्या लिखना होगा वी। उसके बाद आप लिखेंगे सोड, क्या लिखेंगे सोड, बी सोड। अब डू की जगह पर ही आपको आंसर लिखना है क्योंकि ये मैन वर्ब के रूप में आया है। तो देखिए क्या दिया है पैसेज में, हम देखते हैं। तो हाँ आप देख सकते हैं इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हमें जीवन में सफल होना है, इन द रेस ऑफ लाइफ, तो जीवन की दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए, ऑफ द रिस्क, यानी कि खतरों से। तो आपने आंसर क्या बनाना है वी शुड, वी शुड। अब खतरों से नहीं डरना है तो अर्थात खतरों को उठाना है, वी शुड टेक रिस्क, रिस्क, हमें
खतरे उठाने होंगे टू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि जीवन में सफल होने के लिए। या फिर आपको इतना ना बने तो आप इतना रख सकते हैं पूरा, इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क। यह हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, या आप बनाना जानते हैं तो आप ऐसे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है हु आर फ्रंटेड बाय पैटी डिफ़िकल्टीज, यानी कि छोटी मोटी कठिनाइयों से कौन भयभीत होता है। तो साथियों जब आपका हु सब्जेक्ट के रूप में है तो आपको इसी के जगह पर आंसर अपना मेंशन करना होगा। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए लिखा है पैटी डिफ़िकल्टीज फ्राइटन अ बीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक अ रिस्क। अब कहने का मतलब है भाई हमें तो प्लूरल लिखना है, तो हम लिखेंगे बीकर हार्ट्स। क्या लिखना होगा? बीकर हार्ट्स, क्योंकि उसने आर दिया है तो इसलिए हमें प्लूरल लेके चलना होगा। बीकर हार्ट्स हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक अ रिस्क, और कॉमा लगा के लिख देंगे आर फ्रंटेड बाई पैटी डिफ़िकल्टीज, बन जाएगा आसानी से। ये देखिए बीकर हार्ट्स हु आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क। आपको ये भी ध्यान रखना है वर्ब कैसी पूछी है उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट रख के चलना है, और कॉमा लगा के लिख देंगे आर फ्रंटेड बाई पैटी डिफ़िकल्टीज। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, यानी कि बहादुर लोगों को क्या प्राप्त करते हैं। तो व्हाट हट जाएगा, डू हट जाएगा, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ब्रेव हार्ट्स, या प्लूरल है तो डू हटेगा तो वह तो B1 ही रहेगा, तो आप लिख देंगे अचीव। ब्रेव हार्ट्स अचीव, बहादुर लोग प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है फेम एंड ऑनर, यानी कि ख्याति और सम्मान। तो ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर। और थोड़ा सा अपनी तरफ से और बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, नहीं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होता है मनुष्य द्वारा निर्मित कोई चीज़, जैसे कि आपने देखा हो आर्टिफिशियल कराने जाते हैं बहुत से लोग, तो इसके लिए आपको एंटोनियम्स लिखना है। अपोजिट का मतलब होता है एंटोनियम्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वर्ड लिखा हुआ है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक, तो यह इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर। यहाँ आपको पैसेज में फियर का मतलब बताना है, यानी कि सिनोनियम्स, यानी कि पर्यायवाची। तो आपने एक वर्ड देखा था, ये लिखा हुआ है अफ्रेड। अफ्रेड माने भी क्या होता है? भयभीत, तो इसका यह सिनोनियम्स हो जाएगा। आगे आपसे पूछ रहा है राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। मिरेकल माने चमत्कार होता है, तो इसका आपको एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है, तो जो हो जाएगा मिरेकुलियस। ठीक है, यह आपका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन बी, और क्वेश्चन पेपर का आपका सेकंड क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि आपको किसी एक टॉपिक पर एक आर्टिकल यानी कि लेख लिखना है जिसकी शब्द सीमा 100 से 150 शब्द होनी चाहिए, और इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो इसमें दो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं। पहला है राइजिंग प्राइसेस, यानी बढ़ती कीमतें, और दूसरा इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, यानी कि खेलों का महत्व। तो देखते हैं हम दोनों का आंसर। तो राइजिंग प्राइसेस के लिए आप लिखेंगे द रैपिड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल थिंग्स, यानी कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हैज़ मेड लाइफ डिफ़िकल्ट, जीवन को कठिन बना दी है फॉर द कॉमन पीपल, यानी कि आम लोगों के। प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग रैपिडली, यानी कि हर चीज़ की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इवन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स, यानी कि यहाँ तक कि सबसे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी, लाइक गैस, जैसे कि गैस, पल्सेज, दाल, शुगर, चीनी, एडिबल ऑयल्स, यानी कि खाने योग्य तेल, फूड ग्रेन्स, यानी कि जो भोजन के अनाज हैं, पेट्रोल, डीजल, ETC। आगे आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके दिस इज मेकिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल ऑफ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास टू मेक एंड्स मीट्स,
यानी कि इसने जो कॉमन लोग हैं और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके दोनों शाम के भोजन को बनाने के लिए उनके जीवन को कठिन बना दिया है। When the total demand is greater than total supply of goods and service, जब टोटल डिमांड यानी कि संपूर्ण जो डिमांड है वह गुड्स वस्तुएं और जो सर्विसेज हैं उनकी टोटल सप्लाई की अपेक्षा अधिक ज़्यादा हैं। इट कॉजेज प्राइस टू राइज वेन एवर वॉट, यानी कि इसकी जो कीमतें हैं उसका कारण बढ़ने का जो कुछ भी हो और क्या है उसके लिए आप लिखेंगे आगे हाउएवर वॉट कॉजेज द डिमांड टू इंक्रीज, यानी कि हालांकि इनके जो बढ़ने की कीमतों के बढ़ने की जो मांग है उसका कारण है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या इज रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायी है फॉर एक्सीडिंग डिमांड, यानी कि विस्तृत मांग के लिए। लेस और स्लो प्रोडक्शन एंड नेचुरल कैलामिटीज आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी कि ना के बराबर या बहुत कम और बहुत धीमा जो प्रोडक्शन है उत्पादन है और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वे भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। होर्डिंग इज आल्सो द मेन कॉज ऑफ इट, जो होर्डिंग्स हैं जो जमाखोरी है वह भी इसका एक मुख्य कारण है। द होर्डर्स स्टॉक पाइल गुड्स एंड डू नॉट रिलीज टू मार्केट फॉर सेल, जो होर्डर्स हैं जमाखोर हैं वे अपने मालों को जो वस्तुएं हैं उनको स्टॉक पाइल कर लेते हैं और इन्हें मार्केट में बिक्री के लिए रिलीज नहीं करते हैं। दिस लीड्स टू एक्सेस डिमांड, यह अत्यधिक मांग को बढ़ाती है एंड प्राइस राइज और बढ़ती हुई कीमत को। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स और देयर सैलरी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू पैंडमिक ऑफ कोविड-19, यानी कि बहुत से लोग कोविड-19 के कारण अपनी जॉबों को खो चुके हैं और उनकी सैलरी भी कम हो गई है। सो दे आर फेसिंग ग्रेट डिफ़िकल्टीज, इसीलिए वे लोग एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और आगे आप लिखेंगे थोड़ा सा और सजेशन के रूप में इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इट शुड बी द जॉइंट एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, यानी कि यह सरकार और जो जनता है उन दोनों के जॉइंट प्रयास होने चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट चेक होर्डिंग्स एंड ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि सरकार को अवश्य जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग का निरीक्षण करना चाहिए। एंड द पब्लिक मस्ट रिड्यूज अननेसेसरी एक्सपेंसेज, और आम जनता को अनावश्यक जो बेफिजूली खर्चे हैं उन्हें अवश्य कम करना चाहिए। आप अपनी तरफ से एक सेंटेंस और लिखेंगे वी एज अ स्टूडेंट, हम एक छात्र के रूप में कैन आल्सो हेल्प आवर पेरेंट्स बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड मिनिमाइजिंग आवर डिमांड्स। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था ये। आइए अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसका भी हम आंसर देख लेते हैं। अगला बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आपका पूछा है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। अच्छा है ये, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ईजी शब्दों में है तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यह आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो सेक्शन बी में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर का थर्ड क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। नेशनल डेली के संपादक को एक पत्र लिखिए कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोविंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता को जाहिर करते हुए। तो साथियों, आप किसी भी एडिटर के लिए कौन सा भी पत्र लिखें उसके लिए मैं आपको कुछ फिक्स लाइन बताने जा रहा हूं। तो साथियों, एडिटर के लिए आप पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। जैसे मैंने लिखा है गंगा बिहार कॉलोनी और मैं आगरा का निवासी हूं तो मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया है आगरा। तो गंगा बिहार कॉलोनी आगरा, यह आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता। उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है तो मैंने लिखा है 2 फरवरी 2023। इसी प्रकार से आपको डेट मेंशन करनी है। उसके बाद एक लाइन का आपको स्पेस देना है और फिर लिखना है रिसीवर एड्रेस,
यानी प्राप्त करने वाले का पता। तो टू एडिटर के लिए लिख रहे हैं तो आप लिख देंगे द एडिटर। सेवा में श्रीमान संपादक महोदय। यहाँ आपको न्यूज़पेपर का नाम दिया था नेशनल डेली, तो आप द लगाकर लिख सकते हैं द नेशनल डेली। और उसके बाद यह प्रकाशित होता है न्यू दिल्ली से, तो मैंने लिख दिया न्यू दिल्ली। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, केवल न्यूज़पेपर का नाम ही चेंज करना होगा आपको। यहाँ तक आप अपना सेम लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्लैक पेन से अपने आंसर शीट पर सब्जेक्ट लिखना होगा। और सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर में आपको दिया था ऑन ग्रोविंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें। तो यहाँ आपको सब्जेक्ट ही केवल चेंज करना है, ये लाइन आपकी फिक्स रहेंगी। उसके बाद डियर सर या ऑब्लिक लगाकर मैम भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तक केवल आपको न्यूज़पेपर का नाम और केवल सब्जेक्ट चेंज करना है। एडिटर के लिए आप ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद ये फिक्स लाइन रहेंगी आपकी एडिटर के लिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द फैक्ट। यहाँ तक आपकी ये लाइन फिक्स रहेगी एडिटर के लिए। आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारी गणों के ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ टू द फैक्ट, इस तथ्य की ओर। फिर आपको जो सब्जेक्ट दिया है उसे आप लिख देंगे ऑन ग्रोविंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। अब तथ्य क्या है आपका, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अपनी तरफ से एक दो सेंटेंस ये बढ़ा देंगे आप, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। उसके बाद ये लाइन्स आपकी फिर फिक्स रहेंगी एडिटर के लिए। आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने अखबार में मेरे पत्र को प्रकाशित करेंगे। सो दैट, ताकि गवर्नमेंट में रियलाइज अवर डिफ़िकल्टीज, ताकि सरकार हमारी कठिनाइयों को महसूस कर सके, एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स इन द मैटर, और इस मामले में आवश्यक कदम उठा सके। ये लाइन भी आपकी फिक्स रहेंगी, लर्न कर लें आप जो मैंने बताया है आपको। नीचे आप लिखेंगे लाइन चेंज करके थैंकिंग यू, और उसके नीचे एक और लाइन चेंज करके आप लिखेंगे योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली और XYZ। आइए देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखें, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच, यानी कि एक फुटबॉल मैच अरेंज कराने के लिए। तो आइए देखते हैं इसका भी आंसर। देखिए, जो अथवा में आपसे क्वेश्चन पे पूछा है उसके लिए बहुत आसान तरीके से ये लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे, आई होप। आइए देखते हैं जो नेक्स्ट आपका सेक्शन दिया है। सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन से है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आ रहे प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प को चुनिए। 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के होंगे, और साथियों यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लग गया, यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, परेशान ना हो। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रहेगा। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, यानी कि एक ही व्यक्ति का शासन, उसे क्या कहते हैं, तो एक ही का मतलब होता है ऑटो। ऑटो माने होता है सेल्फ, तो ऑटोक्रेसी यानी कि सही आंसर होगा आपका। डेमोक्रेसी होता है, आप जानते हैं हम जिस में रह रहे हैं, प्रजातंत्र एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के आंसर मैं आपको अभी मेंशन कर दूंगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर बी 4 के अंतर्गत, अ फूल्स पैराडाइज। तो इसका मतलब ऐसे नहीं निकलेगा आप जैसे चाह रहे हैं, इसका मतलब होगा एक तरीके से हवाई किले बनाना। तो इसके लिए आपका आंसर 3rd होगा, टू लिव इन द स्टेट ऑफ एन्जॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो वन वर्ड और होमोफॉन्स इसी वीडियो में नीचे बताऊंगा। सी क्वेश्चन है आपका, द सिनोनियम ऑफ क्रूअल एज, यानी कि आपको जो सिनोनियम है पर्यायवाची वह क्रूअल का बताना है। क्रूअल माने होता है निर्दयी, क्या होता है, निर्दयी। तो मर्सीलेस, जैसे देखा जाए मर्सी, मर्सी माने दया होता है, जैसे लेस लगा दिया या नेगेटिव सेंस देगा, और नेगेटिव सेंस देगा तो यही इसका अपोजिट हो गया, और अपोजिट हो गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, अब मर्सी माने क्या होता, अपोजिट हो जाता, लेकिन मर्सीलेस आपका क्या हो जाएगा, सिनोनियम्स हो जाएगा।
क्रूअल माने निर्दयी होता है, मर्सीलेस माने भी क्या होता है, निर्दयी। मर्सी होता तो वह एंटोनियम्स हो जाता जिसका मतलब होता दयावान। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा हो सेल्फिश, सेल्फिश माने क्या होता है, स्वार्थी, लेकिन सेल्फलेस निस्वार्थी, ठीक है। काइंड माने दयालु होता है, ब्रेव माने बहादुर होता है, यह भी अच्छा वर्ड है। इसका सिनोनिम्स आपको लिखना है तो बोल्ड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बोल्ड। अगर इनका एंटोनियम्स लिखना है आपको ब्रेव या बोल्ड का तो कावर्ड लिख देंगे, आने के चांसेस रहेंगे ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। पिटीफुल माने होता है दयालु, ठीक है। तो यहाँ आपका क्रूअल का वो सिनोनिम्स क्या हुआ, मर्सीलेस, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। डी क्वेश्चन है मोहन इज मोर टॉलर देन राम, यानी कि मोहन राम से अधिक लंबा है। विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि वाक्य में कौन से शब्द में एक गलती है, देन में गलती है, इज में गलती है, टॉलर में गलती है या मोर में गलती है। तो साथियों जिन एडजेक्टिव में एक ही सिलेबल होता है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए आप ER सुफिक्स करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST सुफिक्स करते हैं। इनसे पहले आपको ना तो मोर लगाने की आवश्यकता है ना मोस्ट लगाने की आवश्यकता है। तो आपका जो देखा जाए टॉल एक ही सिलेबल है, इसे तोड़कर नहीं पढ़ सकते हैं तो ER से बनेगा, तो इससे पहले मोर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो फोर्थ पार्ट आपका सही होगा क्योंकि उसने गलत पूछा है, और गलत क्या है, मोर, और गलत ही हमारा सही आंसर है। जैसे आपके सामने मैं रिच लिख दूं तो इसका कंपैरेटिव रिचर हो जाएगा, आप मोर रिचर लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज, ऑप्टिमिस्टिक का आपको एंटोनियम्स बताना है, यानी कि विलोम शब्द। पहले मैं विलोम शब्द से पहले इसका वन वर्ड आपको बताना चाहूँगा। ऑप्टिमिस्ट आपसे बहुत पूछा जाता है, तो इसके लिए आप लिखते हैं अ पर्सन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को आशा की दृष्टि से देखता है उसे आप ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। और जिसके अपोजिट वन वर्ड आपसे पूछा गया है कि अ पर्सन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग, उसे कहते हैं पैसिमिस्ट। क्या कहते हैं, पैसिमिस्ट। तो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा पैसिमिस्ट। ये वर्ड आपके वैसे ही बनाए गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। होपलेसनेस मानो होता है बिल्कुल से होपलेसनेस हो, तो आपका आंसर क्या सही होगा, थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आ रही वाक्यों में से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है माई मदर सैड मैन इज मॉर्टल, तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है साथियों। यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको कुछ नहीं करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने और दैट लगा के जोड़ देंगे। माई मदर सैड दैट मैन इज मॉर्टल, एम स्मॉल हो जाएगा। अगर सेड टू होता तो केवल टोल्ड लिख देते। जैसे आपने सुना हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक कहावत है, लव इज ब्लाइंड एक कहावत है, तो इनमें भी आपको चेंज नहीं करना है। एक और आपसे बहुत पूछा गया है, जैसे कि मैं कह दूं वी आर ऑल सिनर्स, वी आर ऑल सिनर्स, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें भी आप दैट लगाकर जोड़ देंगे, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, दीना सेड टू मी, दीना ने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूँ। तो यह भी असर्टिव है, तो आपको सेड या सेड टू को तो टोल्ड में बदल देना है। यहाँ आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगा देंगे। आई को दीना से चेंज करेंगे, देखिए जेंडर क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ ही मान लेता हूँ, ठीक है। और एम का हो जाएगा वॉच, और योर को मी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा माई फ्रेंड, ठीक है। दीना टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड, ठीक है, यह आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ आपका दिया है सिंथेसिस से किसी एक को आपको निर्देश के अनुसार कंबाइन करना है। तो पहला क्वेश्चन है ओविंग टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय ना जा सका। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे परिवर्तित करना है। तो साथियों अगर आपका सिंपल सेंटेंस ओविंग टू से, बिकॉज ऑफ से, या फिर मैं बात करूं ऑन अकाउंट ऑफ से या ड्यू टू से स्टार्ट हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबसे पहले जो दूसरा क्लॉज दिया है उसे पूरा लिख दें। तो यहाँ आप लिख देंगे एच कैपिटल करके ही कुड नॉट गो टू स्कूल। अब बिकॉज से आपको जोड़ना होगा, वह विद्यालय ना जा सका क्योंकि, आगे आप लिख देंगे ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। इलनेस NESS लगाकर नाउन बनाया गया है तो इल ही रहेगा, ठीक है। तो ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय ना जा सका, बिकॉज क्योंकि ही वॉज इल, वह बीमार था। अगर ऐसे आपको कंपाउंड बनाना होता तो बस आप बिकॉज की जगह पर फॉर लिख देते, क्योंकि फॉर का मतलब क्योंकि होता है, यहाँ आपको कन्फ्यूजन होती है। अगर फॉर लगा देंगे तो कंपाउंड हो जाएगा और बिकॉज लगा देंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो ही इज पुअर, भले ही वह गरीब है, ही इज हैप्पी, वह प्रसन्न है। इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है साथियों।
तो ध्यान रखें, दो या ऑल दो से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो वह अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और वह भी कंडीशन आपकी शो कर रहा होगा, या सॉरी कॉन्ट्रास्ट बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा? कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट ही तो है, वह गरीब है फिर भी खुश है, जबकि गरीब है तो कैसा होना चाहिए? निराश होना चाहिए, उदास होना चाहिए। तो आपको दो या ऑल दो आपको हटा देने हैं, कॉमा की जगह पर आप यट लिख दें या स्टिल लिख दें, दोनों सही रहेंगे। आपको ध्यान ना रहे तो बट लगा सकते हैं। तो ही इज पुअर, वह गरीब है, यट या स्टिल, फिर भी ही इज हैप्पी, वह प्रसन्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह ट्रांसफॉर्मेशन से है, किसी एक को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहला क्वेश्चन है, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, वह अंग्रेजी किताब पढ़ सका। पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आपको एक छोटी सी जानकारी रखनी है, आपकी मॉडल्स कैन हो गई, कुड हो गई, मे हो गई, माइट हो गई, शुड हो गई और टू हो गई। ये जहाँ लिखी हुई हैं वहीं लिखी रहेंगी, बस थर्ड फॉर्म से पहले आपको बी का यूज करना है साथियों। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, सबसे पहले आप लिखेंगे द इंग्लिश बुक, टी कैपिटल हो जाएगी। जहाँ कुड लिखा है वहीं लिख देंगे, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट के बाद लिखा है, तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है पैसे में उसके बाद लिख जाएगा। तो द इंग्लिश बुक कुड, थर्ड फॉर्म से पहले आप लगा देंगे बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म यही रहेगा आपका, तो लिख देंगे रेड, आगे लिख देंगे वाई हिम। तो पैसे बनेगा द इंग्लिश बुक कुड बी रेड बाई हिम। अगला देखिए, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी कि मुंबई भारत में सबसे अच्छा शहर है। कंपैरेटिव डिग्री बनाना है आपको। सुपरलेटिव में देखें तो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आपको देन के बाद एनी अदर लगाना होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मुंबई इज, अब बेस्ट का कंपैरेटिव बनाना होगा तो बेटर हो जाएगा। अब बेटर का आप मुझे एंटोनियम्स बताएंगे, 2023 के 2 सेट्स में पूछा है। उसके बाद आप तुरंत लिखेंगे देन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको लिखना होगा एनी अदर। क्या लिखना होगा? एनी अदर। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होता तो आप लिख देते मैनी अदर। आगे आप जोड़ देंगे सिटी इन इंडिया। तो आपका आंसर बन के तैयार हुआ, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। बेटर का एंटोनियम्स बताइए साथियों। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, किसी एक को आपको करेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हिज हेयर्स आर ब्लैक। हेयर साथियों जब एक समूह के रूप में हो तो अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल में आप एस या यस नहीं लगा सकते। जैसे इन्फॉर्म हो गया आपका, तो इससे आप बनाते हैं इन्फॉर्मेशन। क्या बनाते हैं? इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशंस नहीं लिख सकते, बहुत पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से हेयर्स नहीं रहेगा, तो हेयर हुआ तो अनकाउंटेबल हुआ, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो एज हो जाएगा। हिज हेयर एज ब्लैक। अगर यह कहता कि उसके 4 बाल काले हैं तो आप आर लगा सकते थे और हेयर्स लिख सकते थे, क्योंकि उसने काउंट कर लिए हैं वो। अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट। तो साथियों यहाँ स्पेलिंग संबंधी एरर है, तो आपको लिखना होगा मैथमेटिक्स। और कॉन्सेप्ट रहता है आपका, जो नाउन ICS पर समाप्त होते हैं और जो जनरल सेंस में हों तो आप इनके साथ तो ये सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। लेकिन आपको दे सकता था वो मैथमेटिक्स आर आर टफ सब्जेक्ट, तो आर नहीं रहेगा, ICS देकर भ्रमित ना हो, केवल एज रहेगा। ठीक है, ऐसे फिजिक्स कह दे, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा, वो आपको दे सकता है फिजिक्स आर। ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, ठीक है, बिलियर्ड्स हो गया, तो ये सब सिंगुलर होते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि जो होमोफोन्स हैं इन्हें अपने सेंटेंस में मीनिंग क्लियर करते हुए यूज करना है। अल्टर और अल्टर, अल्टर माने बेदी होती है, नाउन फॉर्म है अपने आप में, अल्टर माने बदलना होता है, तो ये वर्ब है। तो देखिए 2 सेंटेंस इंपॉर्टेंट वर्ड हैं दोनों। भगत सिंह सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदर लैंड, यानी भगत सिंह ने मातृभूमि की बेदी पर अपना जीवन न्यूछावर कर दिया। ठीक है, और दूसरे के लिए आप लिखेंगे यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, आपको बोलने का अपना तरीका या लहजा बदलना चाहिए। ये भी दोनों इम्पोर्टेंट वर्ड हैं आपके। बर्थ माने जन्म होता है और बर्थ माने होता है सीट, यानी कि जहाज में या फिर ट्रेन में बैठने का स्थान। तो आप लिखेंगे व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि क्या है, और ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल, यानी कि उसने पंजाब मेल में प्रथम श्रेणी की क्लास जो बर्थ थी, सीट थी, वह रिजर्व की। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्रांसलेशन से देखने को मिलेगा, जो 5 अंक का होगा।
तो आप ऐसे सेंटेंस को यूट्यूब पर सर्च करते हैं, नव युवक अपने देश की सेवा करने हेतु तो अति उत्साहित दिखाई देते हैं, तो हमारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। अब स्टार्ट होता है आपका सेक्शन डी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। आपको लगभग 40 शब्द के अंतर्गत आ रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द रेड ट्रैप सेलर इन द वुड्स। जंगल में चूहेदानी विक्रेता के साथ क्या घटित हुआ। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आप लिखेंगे द रेड ट्रैप सेलर लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स, यानी कि चूहेदानी विक्रेता जंगल में अपना रास्ता खो दिया। फाइनली अंत में ही सॉ नो वे आउट, उसे बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं दिखा। एंड सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, और मृत प्राय होकर वह जमीन पर ही संक बैठ गया। वैसे होता है संक माने डूबना, तो सैंक माने डूब गया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसने सोचा कि उसका जो अंतिम समय है वह आ चुका है। आइए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वह है आपका व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स। गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा। तो इसके लिए आप आंसर लिखेंगे गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने बटाईदारों से बड़ी फीस लेने के लिए वकीलों को डांटा। द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर वर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, और जो मुजफ्फरपुर के वकील थे वे गरीब बटाईदारों से एक बड़ी फीस वसूल रहे थे। हु वर एक्चुअली अनएबल टू मेंटेन देयर लिवलीहुड, और वे शेयर क्रॉपर अपनी जीविका संभालने में भी वास्तव में असमर्थ थे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, यानी कि चूहेदानी विक्रेता ने चूहेदानी को एक संसार के रूप में क्यों विचार किया। तो साथियों जो आपको एक क्वेश्चन में से दोनों में से कोई एक ही करना है और बी में से भी कोई एक ही करना है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है व्हाई डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द पैडलर कंसीडर्ड द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, यानी कि फेरी वाले ने संसार को एक चूहेदानी के रूप में सोचा। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नेवर ट्रीटेड काइंडली बाय द वर्ल्ड, क्योंकि उसे संसार के द्वारा कभी भी दयालुतापूर्वक व्यवहार नहीं किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनमें से किसी एक का आंसर आपको लगभग 80 शब्द में लिखना है। इसके लिए आपको 7 अंक दिए जाएंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट वॉज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, यानी कि क्लास के अंदर का दृश्य क्या था जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा। और अगला क्वेश्चन है व्हाट कंडीशंस कंपेल्ड साहेब टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, यानी कि साहेब को दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए भटकने के लिए किसने मजबूर किया। तो आइए देखते हैं दोनों क्वेश्चंस के आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान शब्दों में आप इतना लिख सकते हैं और इसके बाद थोड़ा सा और है, स्क्रीनशॉट ले लें चाहें तो, ये रहा, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है अगला, उसके लिए आप थोड़ा सा इतना स्क्रीनशॉट लें पहले और थोड़ा सा और बचा है, ये आपका कंप्लीट होता है। आइए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि आपको जो एक्सट्रैक्ट जो लाइंस दिए हैं उन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के होंगे, तो टोटल 6 के हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा है ये। इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन, यानी कि सुंदरता की एक वस्तु कैसे हमेशा एक चिन्ह या इम्प्रेशन बना सकती है। और दूसरा है व्हाट डज द पोएट मीन बाय बट कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, और आपको एक तो रह गया हाउ डज द
लवलीनेस ऑफ ब्यूटी इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, इनके भी हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, आई थिंक ऑफ ब्यूटी का जो पहला क्वेश्चन पूछा था उसका आप आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लें। और यह रहे आपके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के आंसर। उसके बाद साथियों 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया ये रहेगा, केवल 3 ही तैयार करने हैं आपको। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया ये रहेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अंतिम आपके लिए ये रहेगा, इनमें से एक आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो 11 है आपका। तो यह विस्तार से शॉर्ट में पूछे हैं। पहला है हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, और दूसरा इसी में से अथवा से आपको करना है व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, और बी में आपसे पूछा है व्हाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम, और हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। आइए चारों के देखते हैं, और साथ ही साथ जो लॉन्ग आपसे पूछा है इन दोनों के भी हम आंसर देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, चार्ली ने तीसरे तल में कैसे प्रवेश किया, उसका आंसर हो जाएगा ये। और महाराज ने शादी करने का क्यों निश्चय किया, इसके लिए ये रहेगा आपका आंसर। उसके बाद जो डेयरी था वह मिस्टर लैम के कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आया, तो उसके लिए ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी। और ये रहा आपका अंतिम जो पूछा था कि अंटार्कटिका पहुंचने पर पोइट ने कैसा महसूस किया। उसके बाद लॉन्ग में आपसे पूछा था कि टाइगर किंग कौन थे और उन्होंने इस नाम को कैसे प्राप्त किया। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले कौन थे तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिखेंगे, इन चीज़ों को आप यहाँ से हटा देंगे यहाँ तक पूरा, फिर यहाँ से आप लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा और बहुत सटीक हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर ये रहा। आई होप सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी आपको। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।